हेलो एस्पिरेंट, दिस इज प्राची चौबे एंड यू आर वाचिंग एमपी एग्जाम वाला। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है संपूर्ण। और आज हमारी इस संपूर्ण सीरीज का जो आज का टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन टू। सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। इसीलिए आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने देखा था एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया और किस तरीके से जो भारत है, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लोग इसी सोने की चिड़िया की लालच में किस तरीके से यूरोप से, अरब से, पर्शिया से हमने जाना था कि कई सारी देशों से, अलग अलग देशों से भारत में ट्रेड करने आते हैं और ट्रेड करने के बाद किस तरीके से जो ट्रेडिंग आपकी चल रही थी किसकी, ब्रिटिशर्स की, वो किस तरीके से रूलिंग में बदल जाती है। ये हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं और बाकी के जितने भी वॉर फॉट हुए थे वो सारे के सारे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट सेशन। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं 1857 की क्रांति, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम कह सकते हैं कि लगभग भारत के कई सारे हिस्सों ने, कई सारे डायमेंशंस ने, कई सारे फील्ड से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जाना जाता है। हालांकि कई सारे लोगों के अलग अलग व्यूज भी हैं, अलग अलग मत भी हैं, तो वो हम लास्ट में देखेंगे कि व्हाट इज द व्यू ऑन दिस 1857 रिवोल्ट ऑफ द डिफरेंट ऑथर्स, जैसे कि ब्रिटिशर्स के क्या व्यू हैं, इंडियंस के क्या व्यू हैं, या डिफरेंट हिस्टोरियंस के क्या व्यू हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। इसके पहले जब ये वॉर फॉट हुआ था तब मैं आपको बता दूं, मंगल पांडे ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस वॉर का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी। और जैसा कि मंगल पांडे ने कहा था और उनकी बात बिल्कुल सच भी हुई। कैसे सच हुई? आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन जो आपका रूल है वो डायरेक्टली कहां से चलने लगा? डायरेक्टली ब्रिटेन से चलने लगा। तो बिना देरी किए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। और 1857 रिवोल्ट को हम सबसे पहले यहां पे जानेंगे कि भाई आपके 1857 के रिवोल्ट के कॉजेस क्या क्या थे बच्चों। तो इसके रिवोल्ट जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहां पे एक्चुअली थोड़ी स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां आपको समझ में आ रहा होगा कॉजेस में जब हम बात करेंगे 1857 रिवोल्ट के क्या क्या कॉजेस थे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस, देन इमीडिएट कॉजेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, उसके बाद डिसकंटेनमेंट अमंग द पीजेंट्स या डिसकंटेनमेंट अमंग द सोल्जर्स और द पीपल। समझ में आया कि नहीं? तो बिना देरी किए हुए हम देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पे आपके जब हम कॉज की बात कर रहे हैं तो इसमें से इकोनॉमिक कॉजेस कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, कॉजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टली आपसे मेंस में कॉजेस पूछे जा सकते हैं इन 5 मार्कर और इन 15 मार्कर, अगर 2019 का आप दे रहे हो, या फिर आपके 11 मार्कर में। तो इकोनॉमिक कॉजेस की जब हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ भारत में, ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी कंडीशंस घटित हुई जिसके कारण कई सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, तो उसमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक कॉजेस की। इकोनॉमिक कॉजेस की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक कॉजेस हैं ये अभी के नहीं हैं, ये कई साल पुराने, कई साल पहले से चलते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पेजेंट्स, आर्टिसंस और ट्रेडर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो सोसाइटी के ऐसा कोई भी पर्सन नहीं बचा था जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से जिनको इफेक्ट ना हुआ हो। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पेजेंट्स की, तो पेजेंट्स जो हैं, पेजेंट्स जैसा कि आपको पता है कि क्या आपको पता है, यहाँ पे पता है आपको कि अगर हम बात कर रहे हैं पेजेंट्स की, तो जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो जमींदार को ऑर्डर देते हैं कि आपको टैक्स लेना है। जैसे कि आप सभी को पता है रेवेन्यू पॉलिसी में हमारे पास 3 पॉलिसी चल रही थी। कौन कौन सी बच्चों? तो हमारे पास चल रही थी परमानेंट सेटलमेंट, दैट इज जमींदारी सेटलमेंट। सेकंड हमारी पास जो चल रही थी दैट वाज रैयतवाड़ी, एंड जो थर्ड हमारे पास चल रही थी दैट वाज महलवाड़ी। और ये तीनों की तीनों ही रेवेन्यू पॉलिसी दैट वाज सो हार्श दैट पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द टैक्स। और पीजेंट्स जो हैं क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे, यही कारण है कि वो जमींदार से लोन ले लेते थे, और जमींदार से लोन
लोन लेने के बाद वही टैक्स पे करते थे। तो इस तरीके से वो एक आप कह सकते हो डेप्ट की साइकिल में ट्रैप हो जाते थे। यही कारण है कि जो पीजेंट्स ने यहां पर किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था, जमींदार के। व्हाई? बिकॉज जमींदार वाज द सिंबल ऑफ ब्रिटिशर्स, और कई सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी रिवोल्ट किया था। तो आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू पॉलिसी आती है, जो कि बहुत ज्यादा हार्श थी। यही कारण है कि यहाँ से पेजेंट्स का जो ग्रुप है वो भी मूव किया था, और उन्होंने भी यहाँ पे लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिसंस की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। वो चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि भारत में जब 1857 का रिवोल्ट चालू हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, यहाँ पर जो आपकी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, मतलब कि जो भारत में इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उनका डिक्लाइन हो गया। आखिर उनका डिक्लाइन कैसे हुआ? तो उनका डिक्लाइन बच्चों ऐसे होता है, मैं आपको बता देती हूं। ओके, इनका डिक्लाइन ऐसे होता है कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आप कह सकते हो मॉडर्न इंडस्ट्री है। दिस इज मॉडर्न इंडस्ट्री। ओके, ये आपकी मॉडर्न इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, जो कि इंडिया में है ना, इंडिजीनियस इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है। अब आप ही मुझे बताओ, जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो इट इज ऑब्वियस कि जो आपकी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं उनका डिक्लाइन चालू हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि लोगों को तो मॉडर्नाइजेशन ज्यादा चाहिए ना, तो इनका क्या हो रहा है, रेज हो रहे हैं, मतलब इनकी इमरजेंस हो रही है, ये अब जेनेथ पे पहुंचने वाले हैं। वहीं पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। अब अगर यहाँ पे ये डिक्लाइन हो रही हैं तो यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो कहाँ जाएंगे? यहाँ के एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे? तो यहाँ के एम्प्लॉय यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएंगे। यस और नो? जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं जो कि किसने स्टैब्लिश करी है? ब्रिटिशर्स ने। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से इसी को कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर आप कह सकते हो कि भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन होने लगी, और ब्रिटिशर्स ने जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी वो एक जेनिथ पे पहुंचने लगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? सो दिस इज द मेथड ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसीलिए जो आर्टिसंस हैं वो भी परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स से। समझ में आया कि नहीं? तो यही कारण है कि लार्ज नंबर में आपके किसने भी पार्टिसिपेट किया था बच्चों? तो यहाँ पर आर्टिसंस ने भी पार्टिसिपेट किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि अगर यहाँ पे फैक्ट्री खुद की बंद हो रही है, हैंडीक्राफ्ट बंद हो रही है, जाए तो जाए कहां बेचारे, जाए तो जाए कहां? इसीलिए वो लोग कहां मूव कर गए, कहां पे मूव कर गए? इसीलिए वो लोग जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज थी वहां एम्प्लॉय बन गए, और इस तरीके से आप कह सकते हो एक मूवमेंट हो गया, और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वहां पे ऑक्यूपेशन हो गया। ये सुनो। फिर आपके यहाँ पे आते हैं भाई ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के साथ अलग दिक्कत थी। ट्रेडर्स के साथ बच्चों ये दिक्कत थी कि अगर ये अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ता था, इनको बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ता था, हाई टैरिफ। किसकी बात कर रही हूं मैं? ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा हाई टैरिफ देना होता था। यही कारण है कि जो कॉटन और सिल्क, जिस तरीके से आपको दिख रहा है कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल है इंडिया की, वो बिल्कुल खत्म ही हो गई, केम टू एन एंड। जो भारत जो सिल्क और कॉटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, सिर्फ वो एक हाई टैरिफ के कारण यहाँ पर जो हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो पूरी की पूरी तबाह हो गई। वहीं पर अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर्स की, तो यहाँ पर जो इंग्लिश मैन थे वो जब सामान को लेके आते थे कहां पर, भारत में, तो उनको बहुत ज्यादा लो टैरिफ देना पड़ता था, और करप्शन के कारण कभी कभी तो ये टैक्स भी नहीं देते थे, टैरिफ नहीं देते थे। तो यहाँ पर जब इंपोर्ट होता था ब्रिटिश गुड्स का इंडिया में तो ये एनकरेज होता था। और क्यों, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। ये जो यहाँ से फिनिश्ड गुड लेके आते थे भारत में, ये बहुत ही कम प्राइस में रहता था। समझ में आ रही कि नहीं? बहुत ही कम प्राइस में रहता था, इसीलिए इनके गुड्स को एनकरेज किया जा रहा था। और वहीं पे जो इनके गुड्स थे इतना ज्यादा टैरिफ लगा रहे थे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लग गया है किसका साइन लग चुका है, क्लोज्ड, मतलब कि अब ये बंद हो चुकी। तो यही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे किसके साथ भी नुकसान हुआ, ट्रेडर्स के साथ भी। तो आप देख सकते हो कि दीज वाज द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज ही हैं जिसने क्या किया है, आप कह सकते हो चिंगारी दी थी किसके लिए, कई सारे फील्ड्स को, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा आर्टिसंस, पेजेंट्स एंड ट्रेडर्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, जमींदार की। अब यहाँ पे जमींदार भी डिसअपॉइंटेड है भाई। अब मैम जमींदार क्यों डिसअपॉइंटेड है? अभी तो आपने बताया
अभी तो आपने बताया कि जमींदार वॉज अ सिंबल ऑफ ब्रिटिशर्स। यस, जमींदार ब्रिटिशर्स के सिंबल थे और पेजेंट्स ने कहीं कहीं पे देखेंगे तो जमींदार के अगेंस्ट ही डायरेक्टली उनके अगेंस्ट इन्होंने आप कह सकते हो रिवोल्ट किया हुआ था। लेकिन जमींदार बच्चों इसलिए परेशान थे क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने देखा रेवेन्यू सेटलमेंट, हाई टैरिफ, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश गुड, फिर आता है क्यो वारंटो, मतलब कि इन ब्रिटिशर्स ने जमींदार से कहा है कि इतना पर्टिकुलर टैक्स हमको चाहिए, बच्चा जाओ और उनसे टैक्स लेके हमारे पास आओ। तो जमींदार जो है अगर वहां पे फेमीन आ गया है, वहां ड्रॉट वाली कंडीशंस हैं, तो फार्मर्स और पेजेंट जमींदार को पैसे नहीं देते हैं। अगर जमींदार के पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो ब्रिटिशर्स को कैसे चुकाएंगे? तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं, ब्रिटिशर्स इनसे क्या कहते हैं, जमींदार से इधर आओ, तुम्हें एक काम दिया था पैसे कलेक्ट करने का, तुमसे वो काम भी ठीक से नहीं हो रहा है, तुम्हारे जमींदार होने का कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें जमींदारी से बहिष्कृत किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे बच्चों, जो जमींदार थे, बड़ी बड़े जमींदार जो कि अपने नेम और फेम के लिए जाने जाते थे गांव में, क्योंकि उनके पास कई सारी जमीन होती थी, उनसे उनकी जमीन को छीन लिया करते थे। तो ब्रिटिश जब जमींदार पेमेंट नहीं कर पाते थे ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो जमींदार से उनकी जमीन छीन लिया करते थे और ये उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग लगता था, मतलब बहुत ही शर्म वाली बात लगती थी कि मेरा जितना भी नेम फेम था जमीन की वजह से वो सबके सब किसके हाथों में जा चुका है, ब्रिटिशर्स के हाथों में जा चुका है। So these were the economic policies of the Britishers. I hope आपको समझ में आ गया होगा। ये ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि हमने देखा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपकी इकोनॉमी को सस्टेन कर रहे हैं, वो एक एक करके सब क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं और उनके बीच में डिसकंटेनमेंट आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल कॉज की बात हो रही है कि आखिरकार यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज हम देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम पॉलिटिकल कॉज देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, एक बार और फिर से हम समझते हैं कि पॉलिटिकल कॉज आखिरकार कौन कौन से थे। सबसे पहले तो बच्चों था यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस, मैम अब ये सब्सिडरी अलायंस में क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सब्सिडरी अलायंस में बच्चों कुछ भी नहीं था। मान लीजिए, आपको जस्ट मानना है ना, इमेजिन कि ये स्टेट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कहेंगे, ब्रिटिशर्स इनके पास जाते हैं, किसके पास, यहाँ के राजा के पास। मान लीजिए ये डी वाले राजा के पास जा रहे हैं, उनसे कहेंगे कि राजा जी सुनिए, आपके आसपास नेबरिंग किंगडम्स में कई सारे ऐसे राज्य बैठे हुए हैं जो आपके राज्य को कभी भी हड़प सकते हैं। तो राजा बोलेंगे बिल्कुल, ये तो सदियों से चला आ रहा है, हड़प नीति तो सदियों से चली आ रही है, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी तो सदियों से चली आ रही है, तो किसी का कोई भरोसा नहीं कि कोई हमारे राज्य के ऊपर कब हड़प ले, कब यहाँ पे हमें धोखा दे दे। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कब आपके ऊपर कब कोई धोखा दे दे, तो हमारे पास इतनी सारी आर्मी है, आप हमारे कुछ लोग रख लो, मतलब हमारी आर्मी आप रख लो, ऐसा उनसे कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं इस तरीके से राजाओं को मैनिपुलेट करते हैं, प्रिंसली स्टेट्स के किंग को मैनिपुलेट करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको अपनी आर्मी देने के लिए तैयार हैं, उसके पीछे कुछ कुछ शर्त हैं। तो राजा बोलेंगे क्या शर्त है भाई? और दूसरी बात, राजा जो हैं, जितने भी किंग्स हैं, वो मान जाते हैं सब्सिडरी अलायंस के लिए। क्यों मान जाते हैं बच्चों? वो इसीलिए मान जाते हैं क्योंकि वो तो चाहेंगे ही ना कि हमारे स्टेट जो है वो सिक्योर रहे, हमारी स्टेट की मिलिट्री पावर अच्छी रहे, हमारी स्टेट की सिक्योरिटी अच्छी रहे। तो यहाँ पर जो किंग्स हैं वो ब्रिटिशर्स की बात मान जाते हैं। जैसे ही ब्रिटिशर्स की बात मानते हैं तो ब्रिटिशर्स कुछ कंडीशन रख देते हैं। पहली कंडीशन ये रख देते हैं कि भाई जो हमारी आर्मी रहेगी उसका जो पेमेंट रहेगा वो आपको करना पड़ेगा। मतलब कि ब्रिटिशर्स कहते हैं हम आर्मी को ट्रेन करेंगे मॉडर्न लाइंस पे, हम आर्मी को पूरा सस्टेन करेंगे, हम आर्मी को सब कुछ सिखाएंगे, सारी टैक्टिक्स बताएंगे, बस आप उसका पेमेंट करते रहना, उसका खर्चा पानी देते रहना। तो राजा जो हैं, इंडियन किंग्स हैं, वो मान जाते हैं ठीक है, ट्रेनिंग तो ये करा रहे हैं, हमें तो सिर्फ पैसा देना है और वैसे भी जब कोई लड़ाई होगी तो ये तो हमारी मदद करने आएंगे। तो ब्रिटिश जो किंग्स हैं वो एग्री कर जाते हैं। सेकेंड ये कहते हैं कि एक हम अपना ऑफिशियल, ब्रिटिश ऑफिशियल आपके दरबार में छोड़ देंगे। तो बोले क्यों छोड़ देंगे? तो बोले कि जब वॉर होगा, तो जब आपको हमारी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आपने सही पर्पस के लिए हमें बुलाया है, ये गलत पर्पस के लिए, हमारी आर्मी को सही पर्पस के लिए बुलाया है, ये गलत। तो
सॉरी, तो इसीलिए ऑफिशियल्स की जब बात आती है तो इन्होंने बोला ठीक है भाई छोड़ देना, हमारे राज्य में एक ऑफिशियल छोड़ देना। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि भाई वॉर जब भी होगा तो उसके लिए परमिशन होगी हमारी, मतलब परमिशन लेनी होगी। जब हम परमिशन देंगे तभी हमारी जो आर्मी है वो आपकी आर्मी की हेल्प करेगी, मतलब आपको वॉर में हेल्प करेगी। बोले ठीक है, इसीलिए हमने एक ऑफिशियल भी छोड़ के रखा है, ये देखता रहेगा कि सही हो रहा होगा तो हम परमिशन भी दे देंगे और हम हेल्प भी करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, चौथी चीज ये कह देते हैं कि आप लोग यहाँ पर किसी भी फॉरेन मींस यू कैन नॉट एंटरटेन एनी अदर फॉरेनर्स एक्सेप्ट इंग्लिश, मतलब कि आप इंग्लिश के अलावा, ब्रिटिशर्स के अलावा किसी अदर यूरोपियंस को, जैसे कि फ्रेंच हो गए, डच हो गए, इनको आप कभी भी एंटरटेन नहीं करोगे, मतलब कि यहाँ पर उनको आने के लिए नहीं दोगे। अब बच्चों आप इस चीज से ये समझो, अगर स्टेट डी है, इसने भी सब्सिडी अलायंस पे साइन कर लिया, सी ने भी कर लिया, बी ने भी कर लिया, ए ने भी कर लिया, ई ने भी कर लिया, एफ ने भी कर लिया, सारे ने कर लिया यहाँ पे। अब आप ही मुझे बताओ, अगर सी और डी की कभी लड़ाई हो रही होगी, फॉर एग्जांपल कभी भी इनकी लड़ाई हो रही होगी, तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स अपनी ही आदमी को डी के पास भी भेजेंगे और सी के पास भी भेजेंगे और अपने ही आदमी को आपस में लड़वाएंगे? कभी भी नहीं। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर भले ही बैठे कौन है, हिंदुस्तान के राजा बैठे हैं, बादशाह बैठे हैं, नवाब बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम पावर हो गई है वो किसकी हो गई है? ब्रिटिशर, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आया? तो दिस वाज सब्सिडरी अलायंस, और सब्सिडरी अलायंस में कई सारे जो इस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स थे वो जा चुके थे ब्रिटिशर्स के अंडर में, इसीलिए कई सारे प्रिंसली स्टेट ने यहाँ पे आके रिवोल्ट किया। सेकेंड जो यहाँ पे कॉज बन के निकलता है बच्चों, वो ये निकलता है लॉर्ड डलहाउसी। लॉर्ड डलहाउसी की एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि लॉर्ड डलहाउसी जो रहते हैं उनका तो एक ही रहता है भाई, हड़प नीति। मतलब कि सपने में भी अगर कोई कह दे कि भाई उस किंगडम के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो हम छोड़ दे क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेके आ जाओ। तो लॉर्ड डलहाउसी के साथ ऐसा है कि उनको तो सिर्फ उनका एक काम था एनेक्सेशन, किसी भी तरीके से हमें एनेक्सेशन करना है और ब्रिटिशर्स का किंगडम एक्सपैंड करना है और इसमें मिलाते जाना है, बस उनका यही था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर किसी भी राजा की खुद ब्लड सन नहीं है, मतलब कि खुद का स्वयं खूनी संतान नहीं है ना, ब्लड सन नहीं है अगर, तो वो किंगडम जो है वो लैप्स हो जाएगा। किसके अंडर लैप्स हो जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर के अंडर लैप्स हो जाएगा, मतलब कि ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के अंडर लैप्स हो जाएगा और जो मेन कंट्रोल रहेगा वो किसका रहेगा? ब्रिटिशर्स का रहेगा। समझ में आया कि नहीं? सो दीज वर द टू पॉलिटिकल कॉजेज जिसके कारण से हम कह सकते हैं यहां पर क्या हुआ था, आपका कॉज बन गया था 1857 के रिवोल्ट में। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम देखेंगे कि मुगल एम्परर जो कि आप सभी को पता है बाबर ने 1526 आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत के बाद इन्होंने यहाँ पे उसको फॉट करके यहाँ पे जो साम्राज्य इन्होंने स्टैब्लिश किया था, वो साम्राज्य जो है ऑल्दो औरंगजेब की डेथ के बाद डिक्लाइनिंग फेज में चला गया और वीक रूलर्स आए, लेकिन इन वीक रूलर्स के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था। इंडिया के जो नवाब थे उनके साथ डिसलॉयल थे, उनके साथ झूठे वादे करते थे और झूठे वादे करने के बाद उनके साथ एनेक्सेशन करते थे, टैक्स नहीं देते थे। यही पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं एकजुट होकर 1857 के रिवोल्ट में आगे आए। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज की। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज की बच्चों जब हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में आप देखोगे कि जो आपके वर्कर्स थे ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश एम्पायर नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश फोर्सेस जो थी, इंग्लिश फोर्सेस में जितने भी लोअर लेवल के वर्कर्स थे उनमें करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था, करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था। और यही कारण है, आप देख सकते हो, रैम्पेंट करप्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन एट द लोअर लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लॉ कोर्ट्स। करप्शन आप देख सकते हो पुलिस में है, पेटी ऑफिशियल्स में है, जस्ट अ सेकेंड, पुलिस में है, यहाँ पर है, लोअर कोर्ट्स में है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आप देख सकते हो यहाँ लोअर लेवल पे करप्शन बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किसका हो रहा है? आखिरकार अगर करप्शन हो रहा है तो मतलब कि यहाँ ब्राइबरी किससे ली जा रही है? आप देख सकते हो ब्राइबरी
मासूम इंडियन से ली जा रही है जिनके पास खाने के लिए तक कुछ नहीं बचा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से एक्सटॉर्शन हो रहा है यहाँ पे इंडियंस का। यस और नो? तो यहाँ पे फिर से डिसकंटेनमेंट इमर्ज हो जाती है और इसीलिए एक और कारण बन जाता है 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज की, जैसे कि हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, बाक में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज ही देखे थे, ठीक है ना? तो ये वहीं पे थोड़ा बड़ा करके बताया गया है। यू कैन सी द इमेजेस लाइक दिस, ओके? Next, moving further, now we have socio-religious reform. In the socio-religious reform, the very important thing that comes is the Charter Act of 1813, in which there was a provision for the Christian missionaries to spread the Christianity in the India. तो जो आपका 1813 का बच्चों आपका चार्टर एक्ट हुआ था, उस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपके क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आए थे और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे। उसी टाइम की बात है जब कई सारे लोगों का यहाँ पे कन्वर्जन हुआ था। दैट मीन्स देयर वाज प्रोसेलिटाइजेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम एज वेल। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो सोशो रिलीजियस कॉज में यही कि भाई धर्मांतरण हो रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे कि सोशो कॉजेस में तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सती बैन करी। तो ऑल्दो सती बैन वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, वाज वेरी पॉजिटिव एफर्ट ऑफ द विलियम बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, लेकिन क्योंकि इंडियंस को ऐसा लगता था कि हमारी सोशल लाइफ में सोशल कंडीशंस में अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो यही कारण है कि इस तरीके के कई सारे सोशो रिलीजियस इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स ने किए। जैसे कि ट्राइबल्स की अगर हम बात करेंगे तो उनका इवैक्यूएशन करा दिया फॉरेस्ट से, जबकि हम बात करते हैं कि ट्राइबल्स कौन है तो दे आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उन्हीं का इवैक्यूएशन करा देंगे, उन्हीं का इवैक्यूएशन फॉरेस्ट से करा देंगे तो वो रहेंगे क्या, उनका जीवन सस्टेन कैसे होगा? समझ रहे हो आप लोग कि नहीं? सो दिस वाज द सोशो रिलीजियस इफेक्ट नॉट कॉजेस। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई आउटसाइड इफेक्ट की, बाहर के अभी कुछ क्या इफेक्ट पड़ा था कि नहीं पड़ा था? तो बिल्कुल पड़ा था बच्चों। यहाँ पे हम देखेंगे तो 1838 टू 1814 में फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 1845 से 49 में पंजाब वॉर हुआ था और फिर आपका 1854 टू 1856 में आपका क्रीमियन वॉर हुआ था। द ब्रिटिशर्स वर सीन to be not so strong and it was felt that they could be defeated। वैसे तो यहाँ पे ये वॉर जीत गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं इन वॉर में ये लोग इन ब्रिटिशर्स की यहाँ पे कमजोरी देखी गई थी। मतलब यहाँ पे देखा गया था कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं क्योंकि उन्होंने ब्रेवली फॉट नहीं किया था। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि इंडियंस को लगा कि हमारी भी कुछ, हमारे अंदर भी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, वी ऑल्सो हैव द विल पावर। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, इफ यू हैव विल टू चेंज द सोसाइटी देन इट इज एज दैट नेवर मैटर्स, इट इज द जेंडर दैट नेवर मैटर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इफ यू हैव विल टू चेंज द सोसाइटी यू कैन चेंज द सोसाइटी डिस्पाइट ऑफ योर एज, डिस्पाइट ऑफ योर जेंडर। समझ में आया कि नहीं? तो यही कारण है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रिटिश लॉस कर गए थे, हार गए थे और इंडियन साइकोलॉजी बूस्ट हो गई थी क्योंकि इनको लगा कि ब्रिटिशर्स हार गए हैं तो हमसे क्यों नहीं हार सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ आउटसाइड, बाहर का क्या इफेक्ट था। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है डिसकंटेनमेंट अमंग द सेपोइस या मिलिट्री। मिलिट्री में आखिरकार इस तरीके का डिसकंटेनमेंट क्यों हुआ था? तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडियन सोल्जर्स रहते थे ब्रिटिशर्स की आर्मी में, उनको कई बार ह्यूमिलिएशन फेस करना होता था। उनकी बेइज्जती कर देते थे, उनको सैलरी नहीं देते थे, लो वेजेस पे वर्क करवाते थे, कभी कभी तो बॉन्डेड लेबर भी करवाते थे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इनको कभी भी हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी। समझ में आ रही कि हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी। तो यही कारण है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसकंटेंट डेवलप हो गया अमंग द सिपॉइज या मिलिट्रीज। अभी हम आगे जब बात करेंगे बच्चों तो मेनली यहाँ पे जो इमीडिएट कॉज, आखिरकार 1857 रिवोल्ट होने का इमीडिएट कॉज क्या है, तो इमीडिएट कॉज हम जब जानेंगे तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखिए इमीडिएट कॉज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रीस्ड कार्ट्रिज की। बहुत ही बढ़िया, ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो कि इमीडिएट कॉज बना था। आखिर क्या ये मैम ग्रीस्ड कार्ट्रिज है क्या? हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो बच्चों
ग्रीस्ड कार्ट्रिज क्या है, तो उसके लिए आप ये समझो कि भाई जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज थी उसके पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई पुरानी राइफल कैसी होती थी, तब तो आप समझ पाओगे कि नई राइफल में क्या डिफरेंस है और लड़ाई क्यों हुई थी। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे जो आपकी ओल्ड राइफल है, ओल्ड राइफल का जो लंबा वाला हिस्सा होता है इसको हम बैरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैरल। अब ये जो पुराना वाला बैरल होता था बच्चों, इसमें क्या दिक्कत होती थी कि सपोज मान लीजिए अगर ये आपका पेन है, ये मान लीजिए आपका क्या है? बैरल है, बैरल। तो बैरल में सबसे पहले तो क्या होता था कि इसमें आपको गन पाउडर डालना होता था। ये गन पाउडर, सबसे पहले तो गन पाउडर डालो, गन पाउडर जाएगा। गन पाउडर जाने के बाद आपको यहाँ पे बुलेट करनी होती थी। देन उसको एक रॉड के थ्रू आपको ठक 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 करके नीचे तक पहुंचानी होती थी। उसके बाद आपको क्या करना होता था? शूट करना होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही आपकी कंडीशन है किसकी? ओल्ड राइफल की। अब ओल्ड राइफल के साथ दिक्कत ये है कि भाई आपको 2 बैग कैरी करने होंगे। किसके लिए? एक तो गन पाउडर का बैग और दूसरा बैग आपका किसका होगा? बुलेट के लिए। दूसरी बात यहाँ पे ये कि भाई आप गन पाउडर डालोगे, बुलेट डालोगे, तो कितनी टाइम टेकिंग प्रोसेस है? यस और नो, है कि नहीं? सो इट वाज टाइम टेकिंग एज वेल एज क्यूम्बरसम प्रोसेस। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो इस तरीके से इसमें टाइम भी बहुत लग रहा है। तीसरी बात यहाँ पे बच्चों ये है कि भाई जब हम निशाना मतलब शूट करते हैं तो हमें अंदाजा नहीं हो पाता है कि बुलेट जो है वो कितने आगे तक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितना गन पाउडर डाला है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो कितना गन पाउडर डाला है उसकी क्वांटिटी भी हमको नहीं पता होती थी। तो यही कारण है ओल्ड राइफल के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। यही कारण है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक नई राइफल को लेके आए। अब ये जो बच्चों नई राइफल है, यहाँ पे आप देखिए इस नई राइफल में इन्होंने एक चीज बहुत ही आसान कर दी। अब वो चीज उन्होंने क्या आसान की है बच्चों? तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे ये आसान किया हुआ है कि आप एक बार इमेज आपने देखी कि नहीं देखी? आपको यहाँ पे इमेज दिख गई होगी शायद। इन्होंने यहाँ पे ये आसान किया है बच्चों कि जो आपकी बुलेट है और जो आपका गन पाउडर है उसको एक छोटे से आप कह सकते हो ट्यूब में अंदर फिक्स कर दिया है, अंदर डाल दिया है और उसी को नाम दिया है कार्ट्रिज। उसी को क्या नाम दिया है? कार्ट्रिज। अब ये जो आपकी कार्ट्रिज है इसमें बुलेट भी है, गन पाउडर भी है, दोनों है। अब इस बुलेट को, गन पाउडर को जिस कार्ट्रिज में पैक किया हुआ है, इस कार्ट्रिज को कहां से लाया जाता है? भाई इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसीलिए इसको किस में पैक कर दिया है? किस में पैक कर दिया? एक पेपर में पैक कर दिया है और यहां से इसको रैप कर दिया है। लेकिन एक और दिक्कत है, अब क्योंकि इसको पेपर से पैक किया है बच्चों, क्योंकि इसको पेपर से पैक किया है तो यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि अगर कभी नमी लग गई, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, पेपर में नमी लग गई और पेपर में अगर नमी लग गई तो गन पाउडर तो कोई काम का नहीं बचेगा, तो फिर राइफल में डालने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। यस और नो? तो यही कारण है इस जो आपका गन पाउडर है इसको क्या कर दिया था? ग्रीस कर दिया था, मतलब इसके ऊपर ग्रीस चढ़ा दिया था। अब वहां पर एक अगवा फैल गई। क्या फैल गई? एक यहाँ पे अगवा ये फैल गई कि ये जो पेपर ग्रीस किया हुआ है ये किससे किया हुआ है? लार्ड एंड टैलो। लार्ड एंड टैलो से किया है। अब मैम व्हाट इज दिस लार्ड एंड टैलो? तो मैं आपको बता दूं, लार्ड जो है वो आपका पोक है, मतलब पिग के फैट से बना हुआ है, और जो टैलो है वो काऊ के फैट से बना हुआ है। और वहीं हम बात करें कि जब इसको यहाँ पर अगर बात करें कि बेसिकली लार्ड एंड टैलो है क्या, अगर हम पीछे स्लाइड में देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि इस जो कार्ट्रिज है इसको आपको फिल नहीं करना है। आपको फिल कैसे करना है? अब आपको कोई बड़ी सी आपको रॉड नहीं लेनी है जिसको ठक ठक करके फिल करना है, बल्कि आप एक डालो, उसमें मुंह से खोलो, अंदर डालो, और सॉरी ठक ठक तो इसमें करना होता है, मतलब बेसिकली आपके बैरल में आपको डालना तो होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ऑर्डर ये था, ब्रिटिशर्स का डायरेक्शन ये था कि यूरोप में भी बाकी सब जगह भी मुंह से इसको छीला जाता है, मुंह से इसको किया जाता है, ताकि टाइम जो है वो बच जाता है और उसको फिर हम जल्दी से फिल कर देते हैं। तो कई सारे जो मिलिट्री आपके सोल्जर्स थे उसमें आपके हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे। और यही कारण है बच्चों कि जब यहाँ पर जब कार्ट्रिज को करने के लिए बोला तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए। क्यों भड़के? क्यों? क्योंकि काऊ जो है इट इज सेक्रेट इन द हिंदू रिलीजन। अगर हम पिग की बात करें तो पिग जो है, पिग इनके लिए हराम होता है, टैबू, इट इज टैबू, इट इज नॉट गुड। इनका तो नाम भी नहीं लेते हैं। जो मुस्लिम्स होंगे उनको पता होगा कि पिग को ये लोग अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं। और अगर इनको पता चले कि सोल्जर्स ने ग्रीस्ड कार्ट्रिज को मुंह से खाया है, मतलब मुंह से खाया नहीं, सॉरी मुंह से छीला है और
उस ग्रीस में इनके फैट मिले हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके रिलीजियस सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हर्ट होंगे कि नहीं होंगे, और यही कारण है अब यहाँ पे रिवोल्ट होना चालू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके पीछे एक्चुअली बैकग्राउंड क्या था। तो आप देख सकते हैं सोल्जर्स वर सपोज्ड टू टीयर ओपन द एंड ऑफ द कार्ट्रिज विथ देयर टीथ, दे हैव टू ओपन इट विथ देयर टीथ, एंड देन सोल्जर्स वर सपोज्ड टू पोर द गन पाउडर इनटू द मजल ऑफ द राइफल, दे हैव टू पोर डाउन, एंड द लास्ट इज स्नैप ऑफ द ग्रीस्ड एंड ऑफ द कार्ट्रिज कंटेनिंग द बुलेट एट द मजल, मतलब लास्ट तक उसको फिर पहुंचाना होता है, इस तरीके से फिर फायर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? सो दिस वाज आपके ग्रीस्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे इमीडिएट कॉज, मतलब कि इमीडिएट यहाँ पे लड़ाई होती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, मंगल पांडे की आपको एक बात बता देती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली ये सब जब हो रहा था ना, तो लोगों को पता नहीं रहता था कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है। मंगल पांडे की एक बहुत ही खास, इनके एक ब्रिटिश, आप कह सकते हो ब्रिटिश ऑफिसर रहते हैं, उनका नाम रहता है बच्चों कैप्टन गॉर्डन उनका नाम रहता है। जब कैप्टन गॉर्डन से पूछते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या, तो कैप्टन गॉर्डन उनको रिप्लाई में देते हैं कि ये लालचियों का ग्रुप है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये ग्रुप किसका है, लालचियों का ग्रुप है, ठीक है, वो हमको पता है, लेकिन बात ये है कि लोगों को क्वेश्चन पे ध्यान दो। आप लोगों को पता नहीं है, मंगल पांडे को पता नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से वो ट्रेड करने आई थी और कहां कहां भारत में अब राज्य हड़प के अपना शासन कर रही है, हमें पता भी नहीं चला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जब इस तरीके की अगवा को फैलाया गया था बच्चों, तब क्या हुआ था आगे, मंगल पांडे कैप्टन गॉर्डन से पूछते हैं, क्योंकि वो उनके काफी क्लोज रहते हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या ये बात सच है कि यहाँ पे ग्रीस्ड यूज की गई है कार्ट्रिज के ऊपर, उसमें टान एंड लैरो है। तो जो कैप्टन गॉर्डन है वो अपने सीनियर ऑफिशियल से जाके पूछते हैं ब्रिटिश में इंग्लिश मैन से कि ऐसा कुछ है क्या। तो ब्रिटिशर्स हमेशा से यही कहते हैं कि ग्रीस्ड में कभी भी काऊ का और पिग का फैट नहीं रहा है, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं एक स्वीपर भी होता है। स्वीपर मंगल पांडे जब जाते हैं, मंगल पांडे बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं, धार्मिक इंसान रहते हैं, और मंगल पांडे जैसे ही सूर्य देव को जल चढ़ाने जा रहे होते हैं, कुछ रिलीजियस सेरेमनी के लिए जा रहे होते हैं, तभी वो एक स्वीपर से टच हो जाते हैं, और स्वीपर से टच होते हैं तो वो एकदम से दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं किसी रिलीजियस सेरेमनी के लिए आई एम गोइंग देयर। तो स्वीपर जो है कि अब स्वीपर कहता है कि अब कैसी धर्म की बातें कर रहे हो जब खुद का ही धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो मंगल पांडे ही बिकम वेरी एनॉय कि आखिरकार कैसे मेरा धर्म कैसे भ्रष्ट हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूं वहां तो पिग और काऊ के फैट से इस कार्ट्रिज को ग्रीस किया जाता है, और जिसे तुम ऑलरेडी क्या कर चुके हो, उसको टीथ के थ्रू जब तुम उसको निकाल रहे थे तुम उसको खा चुके हो, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। फिर ये बात मंगल पांडे कैप्टन गॉर्डन से कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला। देन कैप्टन गॉर्डन सेज नो आई हैव नॉट बिट्रेड यू, मुझे भी यही कहा गया है कि इसमें किसी भी तरीके का ग्रीस इस तरीके का नहीं मिलाया गया है। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी हमेशा से कहीं ना कहीं झूठ बोलते आ रहे हैं। और जैसे ही लेकिन ये खबर सब में पहुंचती है कि भाई ग्रीस में है, यही एक इमीडिएट कॉज बन जाता है किसका, 1857 रिवोल्ट का। जब 1857 रिवोल्ट का ये कॉज बनता है तो सेंटर्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ ये आपके स्पॉट बनते हैं, तो दिल्ली, झांसी, कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ, बरेली, आराहा जो है बच्चों वो आज के बिहार में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेन इवेंट की बात हो रही है कि आखिरकार मेन इवेंट में यहाँ पे क्या क्या हुआ। मेन इवेंट को समझने के पहले बच्चों, ओके, let me have one blank slide so that things get more clear to you. Okay, फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। छोटा सा मैप हम बना लेते हैं। छोटा सा मैप हमने बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी लड़ाई होती है वो होती है यहाँ पे कहाँ से, 19th इन्फेंट्री से, जो कि आपकी रहती है बहरामपुर की। कहाँ की रहती है बच्चों, बहरामपुर जो है ये आज के आपके उड़ीसा में आता है।
बहरामपुर, जो कि आपके उड़ीसा में आता है। यहाँ पे आपकी इन्फेंट्री कौन सी रहती है बच्चों? 19th नेटिव इन्फेंट्री, 19th नेटिव इन्फेंट्री रहती है। यहां से सबसे पहले आपका रिवोल्ट जो है वो चालू होता है। जैसे ही बहरामपुर उड़ीसा में जो 19th नेटिव इन्फेंट्री रहती है ये मना कर देती है, बिल्कुल रिवोल्ट करने से, पार्टिसिपेट करने से एकदम मना कर देती है, क्योंकि उसमें ग्रीस्ड कार्ट्रिज रहते हैं और ये लोग यहाँ से रिवोल्ट कर देते हैं। लेकिन बहरामपुर उड़ीसा में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद बच्चों ये बात पहुंचती है आगे, और ये बात पहुंचती है आपके बैरकपुर में। कहाँ पे बात पहुंच रही है? तो ये आपकी बात पहुंच रही है अब बैरकपुर, जो कि उस टाइम बंगाल में था। और आप सभी जानते हैं कि बैरकपुर से जो हमारे मेन हीरो थे, ही वॉज, मेन हीरो कौन थे बच्चों? तो मंगल पांडे, जो कि एक ब्राह्मण थे, मंगल पांडे। जो कि तलवार लेके खड़े हुए हैं, मंगल पांडे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यहां से आपका पहुंचा कहां पर, यहां से आपका बैरकपुर में पहुंचा। जब ये बैरकपुर में पहुंचता है तो मंगल पांडे की हम बात करेंगे तो ये 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे, अभी हम स्टोरी जानेंगे, आगे के देखेंगे कि आखिरकार बैरकपुर के बाद ये कहां पे जाता है। तो बैरकपुर के बाद ये जाता है बच्चों अवध में। ये कहां पहुंच गया है? अवध, अवध, अवध में पहुंचा। और अवध के बाद ये कहां जाता है? तो अवध के बाद ये जाता है मेरठ में, मेरठ। और मेरठ के बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये जगह पहुंच जाता है दिल्ली में, दिल्ली में। तो अब स्टोरी हम जान लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ से ये यहाँ पहुंचा, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ। देन इसके बाद दिस वॉज द मेन, मतलब कि इस तरीके से आपका मेन यहाँ पे क्या चल रहा था, फ्लो चल रहा था कि किस तरीके से आपका रिवोल्ट अभी यहाँ पे फैल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब भी हम बात करते हैं 1857 रिवोल्ट की, कि आखिरकार 1857 रिवोल्ट शुरू कहां से हुआ, तो हमेशा मेरठ का नाम सामने आता है, मेरठ। अब मेरठ का नाम सामने क्यों आता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरठ का नाम सामने इसलिए आता है क्योंकि भले ही बहरामपुर उड़ीसा से 19 नेटिव इन्फेंट्री ने रिवोल्ट करना चालू किया था, लेकिन ये सारी की सारी जो जगह है ना, ये ब्रिटिशर्स ने क्या कर दी थी, जो मैं आपको बता रही हूँ, बैरकपुर, बहरामपुर, आपका अवध, ये तीनों की तीनों जगहों को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया था। क्या कर दिया था? सप्रेस कर दिया था। यही कारण है कि मेरठ से हम क्या मानते हैं, स्टार्टिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट। यहां से हम मानते हैं स्टार्टिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट। रिवोल्ट 1857 की हम स्टार्टिंग मानते हैं मेरठ से। तो ये जो आपका मैंने बैकग्राउंड बताया, दिस वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड कि आखिरकार आप किस तरीके से चला है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे जो रिबेलियन है वो मेरठ में पहुंचता है, मेरठ कैंटोनमेंट जो है 9 मई 1857 को यहाँ पहुंचता है, यहाँ पे रिवोल्ट होता है। जैसे ही बच्चों यहाँ पे रिवोल्ट होता है, 10 मई को जो सारी की सारी सोल्जर्स रहते हैं वो पहुंच जाते हैं दिल्ली, दिल्ली की तरफ पहुंच जाते हैं। अभी हम दिल्ली को देखेंगे कि दिल्ली की तरफ कैसे जाते हैं, क्या कैप्चर करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे मेरठ म्यूटिनी मार्क द स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि मैंने आपको अभी बताया। फिर उसके बाद इंडियन सेपॉइज मर्डर ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड फ्रीड प्रिजनर्स। बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे स्लाइड एक मिसिंग है, एक इमेज एक मिसिंग है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ये बात है मेरठ की। मेरठ में क्या होता है बच्चों, लगभग 90 सोल्जर्स रहते हैं, 90 सोल्जर्स यहाँ पे रिवोल्ट करते हैं। जैसे ही 90 सोल्जर्स रिवोल्ट करते हैं तो उसमें से 85 सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं 10 साल की सजा के लिए। जैसे ही ब्रिटिशर्स उन 85 लोगों को जेल में डालते हैं
तो यहाँ पर जो लोग हैं उनके मन में आक्रोश आ जाता है और जनता क्या है बहुत ज्यादा भड़क जाती है मेरठ में। और जैसे ही जनता बहुत ज्यादा भड़कती है तो वो अगले ही दिन कई सारे लोगों को क्या है, जितने भी खुद के हमारे सोल्जर्स थे जिनको 10 साल की सजा दी गई थी, उनको जेल में से छुड़ा के ले आते हैं। और बीच में जितने भी इंग्लिश आए थे, जितने भी ब्रिटिशर्स आए थे, उनका क्या कर देते हैं ये लोग, उनको फायर कर देते हैं और उनको मार देते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक लार्ज स्केल पे जो ये रिवोल्ट फैला था वो मेरठ से ही स्टार्ट किया था और मेरठ को ही इसलिए हम स्टार्टिंग मानते हैं। समझ में आया कि नहीं? फिर मेरठ से जैसा कि मैंने आपको बताया 10 मई को, 9 मई को तो आए थे, 10 मई को ये सब कहां मार्च करेंगे? दिल्ली। अब दिल्ली में मार्च करेंगे। अब हम दिल्ली की कहानी सुनेंगे कि आखिरकार दिल्ली में क्या हुआ बच्चों। तो यहाँ पे जैसे ही ये दिल्ली में जाते हैं तो जितने भी आपके यहाँ पे सेपॉइज रहते हैं, जितने भी सेपॉइज रहते हैं यहाँ पे ये दिल्ली में पहुंचते हैं और दिल्ली में बैठे रहते हैं 82 इयर्स के बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यहाँ पे मैं आपको बता दूं मुगल बादशाह रहते हैं और बहादुर शाह जफर आपके लास्ट मुगल बादशाह रहते हैं। इनकी उम्र बहुत ज्यादा उम्र होती है, यही कारण है, और ये रूलर भी बहुत ज्यादा वीक हैं और यही कारण है कि रिवोल्ट उतने अच्छे से लीड नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं इनके नाकामयाब होने का जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, वो हमें रिवोल्ट में दिखाई देता है और रिवोल्ट हमारे लिए फेलियर बन जाता है। तो ये जैसे ही बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा पावरलेस पर्सन रहते हैं, एज रहते हैं, तो ये मना कर देते कि भाई नहीं, मैं इसको लीड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कई सारे जो सेपॉइज हैं, ये एम्परर ऑफ इंडिया हैं, कई सारे लोग हैं, इनको मनाते हैं कि अगर आपने लीड नहीं किया तो फिर कौन करेगा, आप मुगल बादशाह हो, भूल गए कि ये सारी की सारी जो आपकी पूरे भारत में अभी अगर किसी का राज था तो मुगलों का ही था। तो जो आपके बहादुर शाह जफर हैं ये कहीं ना कहीं खुद को अपने खुद को इंडिया से रिलेट करते हैं। ही रिलेट एंड ही कनेक्ट हिमसेल्फ विद द सॉइल ऑफ द इंडिया एंड देन ही गेट रेडी कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? मैं आपके मेन लीडर बन जाता हूं। किसका? 1857 रिवोल्ट का। और यहां पर आप देखोगे कि बहादुर शाह जफर यहाँ पे बने हुए हैं 1857 के रिवोल्ट में लीडर बने हुए हैं आपके बहादुर शाह जफर। फिर यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, यहाँ पे अब लीडर बन गए तो ब्रिटिशर्स को तो खबर लगेगी, उनके कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ब्रिटिशर्स आते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं और ब्रिटिशर्स जब इनके ऊपर अटैक करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे बच्चों अटैक करते हैं तो यहाँ पे डेस्परेट फाइटिंग होती है लगभग 6 दिन की। ब्रिटिशर्स दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर है इनको रंगून भेज देते हैं। रंगून में इनको क्या कर देते हैं? इम्प्रिजन कर देते हैं, मतलब इनको बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद इनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं एक चीज और कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कितना बदनसीब था जफर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बहादुर शाह जफर की बात हो रही है कि कितना बदनसीब था जफर कब्र के लिए, कितना बदनसीब था जफर कब्र के लिए। 2 गज जमीन भी नहीं मिली, 2 गज जमीन भी नहीं मिली यारे कू के लिए। तो यहाँ पर ये कहावत चलती है किसके लिए? बहादुर शाह जफर के लिए, कि कितना सारा उन्होंने यहाँ पे रूल किया, अपने आप को कनेक्ट किया, लेकिन उनकी बदनसीबी देखो कि इनको कब्र भी कहाँ नहीं मिली, भारत में नहीं मिली। समझ में आया कि नहीं? तो ये इस तरीके की इनकी कहावत चलती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से मुगल एम्परर एक बड़े ही पैमाने पे पहुंचा था, बाबर ने उसको बिठाया था, बाबर ने उसकी फाउंडेशन लेड की थी, अकबर ने उसको फैलाया, औरंगजेब ने फैलाया। तो जो नाम शोहरत उस टाइम पे मुगल बादशाह की रहती थी, मुगल दरबार की रहती थी, मुगल एम्पायर की रहती थी, उसका बहुत ही खतरनाक डिमाइस होता है बच्चों, जो कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। बहादुर शाह जफर को तो कैप्चर करके रंगून भेज दिया था बच्चों। लेकिन मैं आपको बता दूं इनके 2 बेटे थे, उनका नाम था मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर सुल्तान। मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर सुल्तान, इन दोनों को ही पकड़ के ले जाते हैं और दोनों को पकड़ के ले जाते हैं चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है। चांदनी चौक के पास एक खूनी दरवाजा है, उस खूनी दरवाजे के पास इन दोनों ही बेटों को निर्वस्त्र कर देते हैं और इनके एक ग्रैंड सन उनको भी निर्वस्त्र कर देते हैं। और निर्वस्त्र करने के बाद पॉइंट ब्लैंक से सीधे उनको शॉट डेड कर दिया जाता है, मतलब कि वहां पर इनको गोली मार के इनकी हत्या हो जाती है। और इस तरीके से आप कह सकते हो जो किसी ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से मुगल जो यहाँ पे चलते थे उनका इस तरीके से उनके ऊपर
आप कह सकते हैं उनका इस तरीके से डिमाइस हो जाएगा और इस तरीके से इनका कत्ल हो जाएगा और इतनी बेइज्जती के साथ मुगल एम्पायर का डिमाइस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि बहादुर शाह जफर के बाद इनके जो 2 बेटे थे जो कि आगे वंश होते वो लड़ाई करते, लेकिन उनका भी यहाँ पे डिमाइस हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पे मुगल एम्पायर का दी एंड हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरे सेंटर आ जाता है लखनऊ। लखनऊ जो सेंटर है, लखनऊ जो है वो कैपिटल है बच्चों अवध की और सेंटर भी रहता है 1857 रिवोल्ट का एक सेंटर भी होता है। जब हम बात करेंगे यहाँ पर लखनऊ की जब बात हो रही है तो यहाँ बेगम हजरत महल रहती हैं। कौन रहती है बच्चों? तो बेगम हजरत महल रहती हैं और यहाँ से ये जो रिवोल्ट है इसको यहाँ पे लीड करती है। कौन, किसकी बात कर रही हूं मैं? बेगम हजरत महल की। आगे अगर हम बात करेंगे कि आखिरकार इसके साथ और कौन कौन यहाँ पे रहा, तो ये बेगम हजरत महल रही है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं आपके नाना साहिब आप सभी को पता है। नाना साहिब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाजीराव टू जो कि बहुत ही बेवकूफ इंसान थे, हमने देखा था बाजीराव टू जो है ब्रिटिशर्स बेसिकली बाजीराव टू को अपना लास्ट पेशवा मानते हैं। ओके, सो बाजीराव टू ब्रिटिशर्स बाजीराव टू को लास्ट पेशवा मानते हैं। जब उनको लास्ट पेशवा मानते हैं और आप सभी को पता है जब 3rd एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और जैसे ही आपके बाजीराव बेसिकली मराठा हार गए थे तो बाजीराव टू को बस में मतलब कि इनको बिठा के बिठूर भेज दिया था। ठीक है ना, और बोले कि अब तुम यहीं रहो, कोई जरूरत नहीं है मराठा एम्पायर देखने की, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो, ना ही तुम उसके काबिल हो। तो यहाँ पर जब ये जाते हैं तो उन्हीं के ये अडॉप्टेड सन होते हैं। कौन? उन्हीं के अडॉप्टेड सन होते हैं आपके बेसिकली यहाँ बात हो रही थी नाना साहिब की, है ना। तो नाना साहिब जो है ये आपके अडॉप्टेड सन होते हैं जिनका नाम रहता है दोंदू पंत। इनको जो है ब्रिटिशर्स पेशवा नहीं मानते हैं, इनको ही लास्ट पेशवा कंसिडर करते हैं और इनको पेंशन पे भेज देते हैं। लेकिन इनका जो बेटा है क्योंकि अडॉप्टेड सन है तो इनको जो है ये पेंशन नहीं देते हैं। किसकी बात कर रही हूं मैं? नाना साहिब की। नाना साहिब को पेंशन नहीं देते हैं और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि नाना साहिब जो हैं वो अब रिवोल्ट करेंगे। कहां से? कानपुर से। समझ में आया कि नहीं? तो रीजन क्या है इनकी? कि डिप्राइवेशन ऑफ द पेंशन बाय द ब्रिटिशर्स ने इनको पेंशन देने से मना कर दिया है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके नाना साहिब थे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि नाना साहिब जो है कानपुर को भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था और रिवोल्ट को यहाँ पे सप्रेस कर दिया था। फिर इनकी यहाँ मदद करने आते हैं तात्या टोपे। नाना साहिब तो भाग नहीं जाते, मतलब उनका फिर पता नहीं चलता और तात्या टोपे यहां पर आ जाते हैं और तात्या टोपे आगे यहां पे वॉर को क्या करते हैं? लीड करते हैं। उसके बाद तात्या टोपे की बात करेंगे बच्चों तो यहां पे क्या होता है? तात्या टोपे जो है वो ब्रिटिशर्स से काफी हद तक लड़ाई करते हैं और बहुत लड़ाई करते हैं। और इनकी तात्या टोपे की छोटी सी स्टोरी एक बार और हम जान लेते हैं कि भाई आखिरकार तात्या टोपे जी के साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे मध्य प्रदेश की, और जैसा कि आप सभी को पता है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मध्य प्रदेश, तो आपको ये स्टोरी पता होगी, बट फिर भी हम जान लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है तात्या टोपे की। यहाँ पे जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर को कैप्चर कर लेती हैं, वो हम रानी लक्ष्मीबाई में जान लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली तात्या टोपे के एक दोस्त होते हैं, उनका नाम रहता है मान सिंह। क्या नाम रहता है? मान सिंह उनका नाम रहता है, मान सिंह ऑफ नरवाड़। तो ये जो मान सिंह रहते हैं ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तात्या टोपे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब यहीं पे बच्चों क्या होता है? ग्वालियर में बैठे रहते हैं सिंधिया। कौन बैठे बच्चों? सिंधिया। अब ये जो सिंधिया हैं ये अटैक कर रहे हैं मान सिंह के ऊपर। अब क्योंकि ये इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये यहाँ अटैक कर रहे हैं। अब ये क्योंकि इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो ये बचना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौन चाहेगा कि हमारे ऊपर कोई अटैक करे, हमारा एनेक्सेशन हो जाए और उनका सामने वाले का एक्सपेंशन हो जाए। तो यहाँ पर ये बात करते हैं ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स इनसे क्या कह देते हैं? ब्रिटिशर्स इनसे कहते हैं कि तुम
तुम एक काम कर दो, तुम क्या काम कर दो कि हमें तात्या टोपे को पकड़वा दो, और तात्या टोपे को तुम पकड़वा दोगे तो सिंधिया तुम्हारे ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे, तुम बच जाओगे और हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये जो आपके मानसिंह है, आप कह सकते हो ये कायर और मक्कार है, क्योंकि वीरता की निशानी किसमें होती है, वीरता की निशानी किसमें होती है, एक वॉर फॉट करने में, ना कि भाग जाने में। तो इनको वॉर फॉट करना था, ना कि अपने दोस्त को पकड़वाना था। तो ये एक्चुअली धोखे से खबर दे देते हैं कि तात्या टोपे जो हैं वो कहां पे छुपे हुए हैं, तो वो शिवपुरी के जंगल में छुपे हुए हैं, शिवपुरी के जंगल, और शिवपुरी के जंगल में छिपे हुए हैं। और यहीं पे ब्रिटिशर्स आते हैं और तात्या टोपे को क्या क्या दे देते हैं, फांसी की सजा दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से तात्या टोपे का जो आप कह सकते हो, इस तरीके से आपके तात्या टोपा पार्टिसिपेट करते हैं, और ये इनका रोल रहता है किसमें, 1857 के रिवोल्ट में। फिर यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये आपके तात्या टोपे हैं, ये आपके नाना साहिब थे। उसके बाद हम आते हैं रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, द लेजेंडरी फिगर ऑफ द 1857 रिवोल्ट, एन आइकॉनिक फिगर एंड द फिगर हु इज एन एक्सम्पलरी एग्जाम्पल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं झांसी की, जहां पे आपकी बेसिकली क्वीन कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ जब हम किंग की बात करेंगे तो यहाँ पे राव गंगाधर राव, ठीक है, बने हैं इमेज में कि नहीं, बिल्कुल बने हैं। राजा गंगाधर राव यहाँ के राजा होते हैं, और यहाँ इनकी वाइफ होती है रानी लक्ष्मीबाई। इनके अडॉप्टेड छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा सन होता है, जिसका नाम होता है दामोदर राव। दामोदर राव इनका बेटा होता है। लेकिन राव गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अकेली रह जाती हैं, और क्योंकि इनका ये अडॉप्टेड सन होता है, तो डलहौसी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो झांसी है वो किसमें मिल जाएगा, किसमें लैप्स हो जाएगा, ब्रिटिशर्स में। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की एक आवाज, एक उनकी पुकार और एक उनका स्लोगन कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो इतना कहती हैं, और झांसी के जितने भी सारे लोग होते हैं वो सब के सब रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो जाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर भी 1857 रिवोल्ट की जो चिंगारी है वो भयानक तरीके से लगना चालू हो जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा ब्रेवली फॉट करती हैं रानी लक्ष्मीबाई। और जैसे ही ये यहाँ पे लड़ाई करती हैं, तो यहाँ पे जो एनेक्सेशन है, जो झांसी है, वो लैप्स हो जाता है ब्रिटिश एम्पायर में। और उसके बाद ये पहुंचती हैं ग्वालियर, क्योंकि ये अभी भी हार नहीं मानती हैं। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने छोटे से बच्चे को पीछे पीठ पे बांधकर वॉर में फॉट करी थी, मतलब कि उन्हें किसी की परवाह भी नहीं थी। आप देख सकते हो कि इनसे ज्यादा ब्रेव विमेन आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो इनको पता था कि सिंधिया कभी भी इनका साथ नहीं देंगे, और कई सारे लोगों ने इनको समझाया भी था। उसके बावजूद भी ये ग्वालियर गई, सिंधिया से इन्होंने ब्रेवली वॉर को फॉट किया, और वॉर को लड़ने के बाद इन्होंने सिंधिया को वहां से हटाया और ग्वालियर को कैप्चर किया। लेकिन कुछ ही समय बाद ब्रिटिशर्स ग्वालियर में आ गए, और यहाँ पर फिर से एक घमासान युद्ध हुआ, और ह्यू रोज इसको बेसिकली बैटल को लीड कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। तो दिस वाज झांसी एंड रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के लिए द आउटस्टैंडिंग लेजेंडरी फिगर ऑफ द 1857 रिवोल्ट, इनके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पोयम है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इसके पहले की लाइन क्या है बच्चों, बुंदेलों के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। Isn't it? So this is the very famous और बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी है, जो कि आज बच्चा बच्चा भी इसको जानता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई बिहार आ रहा, मैं जैसे आपको बता रही थी, आ रहा बिहार में आता है। यहाँ पर क्या होता है, तो बिहार में यहाँ पर आपके होते हैं कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह जो है, दो ही वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन बट वॉज वेरी ओल्ड पर्सन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्स टू गिव कंट्रीब्यूशन। जितना ये देना चाहता था उतना कंट्रीब्यूशन ये नहीं दे पाया। यहाँ पर देखेंगे कि कुंवर चैन सिंह जो रहते हैं, जब कई सारे सिपॉइज इनके पास आते हैं कि भाई हमारी मदद करिए और आप भी ज्वाइन करिए, तब ये यहाँ के लीडर बनते हैं। आरा जाते हैं फ्रॉम दीनापुर से, और उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो बैटल को फॉट करते हैं, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के थ्रू ये सप्रेस हो जाते हैं।
उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं और उसके लीडर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि दिल्ली में आपके बहादुर शाह जफर, आप सभी को पता है बहादुर शाह फर्स्ट जो है लेटर मुगल के पहले हैं, बहादुर शाह 2 की बात करेंगे तो लास्ट मुगल एम्परर हैं। और यहाँ पे जो बखत खां लिखा हुआ है एक्चुअली ओपोनेंट नहीं है, ये इनके साथी में थे, ठीक है ना, ओपोनेंट नहीं है। फिर लखनऊ में जैसे हमें पता है बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर एक्चुअली बेगम हजरत महल का ही बेटा था, समझ में आया कि नहीं। हेनरी लॉरेंस ने इसको सप्रेस किया। देन कानपुर से कौन था, नाना साहेब, हमें पता है तांत्या टोपे, यस और नो, और यहाँ पे कैंपबेल ने सप्रेस किया हुआ था। झांसी में हमें पता है रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ थे तात्या टोपे, मोहम्मद गौस भी थे। फिर यहाँ पे ह्यू रोज, इन्होंने सप्रेस किया था। फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, फर्रुखाबाद में थे तुफजल हसन खान, बैरकपुर से मंगल पांडे जिसका नाम आप लोग सभी जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे बरेली में आपके खान बहादुर खान थे, ये भी काफी ज्यादा एज पर्सन थे, इन्होंने भी लेकिन बिना एज को, मींस एज वाज नॉट द बैरियर फॉर द रिवोल्ट, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। फिर यहाँ पे राजस्थान से जयदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, असम से भी कई सारे लोग थे, मणिराम दत्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही थे। बिहार जगदीशपुर से कुंवर चैन सिंह थे जो कि आपके काफी ज्यादा एज्ड थे, हमने अभी देखा। आरा वाली रीजन से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कुल्लू से थे राजा प्रताप सिंह। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई आखिरकार ये जो आपका रिवोल्ट है ये सप्रेस कैसे हुआ है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, आप सभी को पता है 1857 का जो रिवोल्ट है लगभग 1 साल तक चला था और लगभग 1859 में सारे के सारे रीजन्स को यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया था। तो वही यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे लिखा है कि ऑन 8 जुलाई 1858, 14 months after the outbreak at मेरठ, peace was finally proclaimed by लॉर्ड कैनिंग। अब डलहौसी चले गए हैं, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बैटल को सप्रेस किया गया था। हालांकि कुछ कुछ सप्रेसर्स के हम जैसे नाम देखेंगे, दिल्ली को किसने कैप्चर किया था, तो दिल्ली के नाम में आता है जॉन निकलसन, इन्होंने इसको कैप्चर किया था। सेकंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि बहादुर शाह के जो सन थे और ग्रैंड सन, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंट ब्लैंक से इनको शॉर्ट डेड कर दिया गया था, वो किसने किया था, चांदनी चौक पे, चांदनी चौक में जो खूनी भंडारा है वहां पे, तो किसने किया था, हडसन ने किया था। और दिल्ली में एक प्लेस भी है हडसन, मतलब कि वहां पर आप कह सकते हो मेट्रो स्टेशन है हडसन, शायद से जहां तक मुझे पता है। तो हडसन जो प्लेस है वो इन्हीं के नाम पे, समझ में आया कि नहीं, क्यों है दैट आई डोंट नो, बट उन्हीं के प्लेस नाम पे है। देन डिफेंस अगेंस्ट नाना साहेब, इनके नाना साहेब। देन आपके यहाँ पे ह्यू व्हीलर आए थे। कर्नल नील, जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद को कैप्चर किया था। उसके बाद यहाँ पे आता है लखनऊ में हैवलॉक ने किया था। विलियम टेलर एंड आई ने आराह, जो कि आराह आपके बिहार में है जहाँ पे कुंवर चैन सिंह थे, समझ में आया कि नहीं। कानपुर में कैंपबेल थे और आपके लखनऊ, बरेली, तीनों जगह। ह्यू रोज अगेन झांसी में थे और कर्नल ऑनसेल की अगर हम बात करेंगे तो ये बनारस में थे। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, सो दैट you can just go through during your examination। अब यहाँ पे बात है कि भाई causes of the failure, आखिरकार जो इतना बढ़िया आपका रिवोल्ट था ये फेल कैसे हो गया। फेल होने के आखिरकार इसके क्या क्या कारण है मैम, तो फेल क्यों हो गया बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो लिमिटेड अपराइजिंग का मतलब यहाँ पे कहना है कि ये जो आपकी अपराइजिंग थी ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा थी और बाकी की जगह पे कम थी। इसका जो फोकस था वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा कंसंट्रेटेड हो पाई थी और बाकी की जगह नहीं फैल पाई थी। और नॉर्थ इंडिया में भी हम बात करें तो कुछ कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे ही ये फैली हुई थी, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे ही रिवोल्ट हो रहा था। यही कारण है कि इसकी जो अपराइजिंग थी दैट वाज लिमिटेड। ओके, देन सेकंड है यहाँ पे नो इफेक्टिव लीडरशिप, मतलब कि हमने देखा कि इफेक्टिव लीडरशिप में यहाँ पर एक लीडर बनाए गए थे बहादुर शाह जफर 2, बट ही वाज एज, और एज्ड के साथ आप कह सकते हो कि पावरलेस। तो ही बिकेम, क्या बन गए कि एक रीजन बन गए फेलियर के, क्योंकि एक अच्छा लीडर नहीं है अगर, तो अच्छी प्लानिंग नहीं है, अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं है, और अगर ये सब नहीं है तो फिर हम जीतेंगे कैसे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर देखा जाए तो लिमिटेड रिसोर्सेज। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के पास कम्युनिकेशन के लिए बहुत बढ़िया था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था, वो हमारे पास लैक कर रहा था। अगर कहीं पे कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ब्रिटिशर्स का अराइवल हो रहा है, तो हमें उस चीज की खबर नहीं हो पाती थी और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम ब्रिटिशर्स से हार गए।
आगे और भी हम रीजंस देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो लैक ऑफ मिडिल क्लास का सपोर्ट, मतलब यहाँ पे जो बॉटम लेवल पर वर्कर्स वर्क कर रहे थे, जैसे कि आपके पेजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, जमींदार हो गए, फार्मर्स हो गए, इनका ही पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम था। और अगर हम बात करेंगे तो सुपीरियर ब्रिटिश लीडरशिप, मतलब कि आप देखिए डल हाउसी, उसके अलावा हमने नील को देखा, हडसन को देखा, और इस तरीके से हमने कई सारे लोगों को, कई सारे ब्रिटिश लीडर्स को देखे जो कि बहुत ज्यादा सुपीरियर थे। किससे सुपीरियर थे? इंडियंस थे, क्योंकि उनके पास आर्म्स एंड एमिनिशंस भी बहुत ही बढ़िया थे और कई सारी आर्मी और कई सारी चीजें ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा अच्छी थी। दैट्स व्हाई द लीडरशिप ऑफ ब्रिटिशर्स वाज मोर सुपीरियर देन इंडियंस। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्टिलिटी फ्रॉम लोकल्स, मतलब कि कई सारे आप ऐसे देखोगे कि यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो कई सारे खुद के ही लोगों ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया थे, उन्होंने खुद ही ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी बिट्रे देखने को मिला है फ्रॉम अवर ओन लोकल रूलर्स। उसके बाद यहाँ पे है लैक ऑफ यूनिटी एंड गेम प्लान। बिल्कुल यूनिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लैक कर रही थी, और गेम प्लान मतलब कि स्टार्टिंग इसकी किसी को पता ही नहीं है, एक प्लान तरीके से इसको रिवोल्ट को चालू नहीं किया था, किसी पर्टिकुलर डेट डिसाइड तो की थी लेकिन उस डेट को लॉन्च नहीं हो पाया था। सो दिस वाज द रीजन, आखिरकार ये क्यों फेलियर हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भाई आखिरकार जब ये रिवोल्ट फेलियर हुआ तो ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो जैसा कि मंगल पांडे ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि इस रिवोल्ट का अंत क्या होगा, इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी। और उनकी बात बिल्कुल सच निकली। जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो डायरेक्टली शिफ्ट हो गया था क्राउन पे। समझ में आया कि नहीं? तो एक क्राउन एक्ट पास हो गया था इन द ईयर 1858, और अब जो है ब्रिटेन की महारानी वो ही यहाँ पर डायरेक्टली रूल करेंगी। उसके बाद हम बात करें अगर कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की पोजीशन थी, गवर्नर जनरल का नाम था वो चेंज हो गया था वाइस रॉय में। अब वाइस रॉय में क्यों हुआ था बच्चों? तो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो क्वीन के जितने भी ऑफिशियल्स होते थे डायरेक्टली उनको वाइस रॉय के नाम से ही जाना जाता था, चाहे वो ब्रिटिश में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, और चाहे वो इंडिया में ही क्यों ना हो। तो आपकी सेकंड तो पॉलिटिकल चेंजेस में अगर हम बात करेंगे तो यही हुआ। फिर आप कह सकते हो एंड ऑफ कंपनी रूल, भाई कंपनी का रूल हट गया। फिर उसके बाद जो क्वीन थी उन्होंने डायरेक्टली इंडिया में किसको अपॉइंट किया? एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं ये आपके देखने को मिले थे कहां पर? यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे एक सेक्रेटरी बनाया, जैसे कि हमने देखा एबॉलिशन ऑफ डबल गवर्नमेंट, जो कि आपकी ड्यूअल गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको एलिमिनेट किया। रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि अब जो मेन रूलिंग पावर है वो क्राउन के पास चली गई है ना, इसीलिए। फिर यहाँ है डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये हम देख चुके हैं। फिर गवर्नर जनरल ऑफिस रिप्लेस्ड बाय वाइस रॉय, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। देन अबॉलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि एक पॉलिटिकल रीजन था 1857 रिवोल्ट के होने का, उसको कंप्लीटली यहां से हटा दिया गया। और ऐसा कहा गया कि भाई अभी अगर आपके कोई अडॉप्टेड सन है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ हायर, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चीजें आगे देखने को नहीं मिलेंगी। समझ में आया कि नहीं? आगे अगर हम देखेंगे कि भाई आखिरकार इस रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, तो आप देख सकते हो कि बहादुर शाह जफर को जब इन्होंने लीडर बनाया था तो यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी भी बहुत ज्यादा थी, एंड हिंदू मेजॉरिटी जो कि मेजॉरिटी में थे हिंदूज, दे आर हैविंग नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग, दैट मींस हिंदू मेजॉरिटी वाज हैविंग नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग द मुस्लिम रूलर एज देयर लीडर। सो दिस इज शोइंग द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो। सेकेंड सिग्निफिकेंस वाज विमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज द लेजेंडरी फिगर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल और कई सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और विमेन एम्पावरमेंट को एक तरीके से क्या दिया, आप कह सकते हो एम्पावर किया। उसके बाद सिग्निफिकेंस ये रहा कि एक फाउंडेशन सेट हो गया किसके लिए? आगे की अपकमिंग रिवोल्ट्स के लिए, आगे की मिलिटेंट अपराइजिंग के लिए, या आगे की मूवमेंट के लिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स को भी इंडिया की पावर का पता चला कि नहीं चला। उसके बाद हम कह सकते हैं कई सारे लोग जब एकजुट हुए तो उन्हें खुद की भी पावर का पता चला, यस और नो। उसके बाद हम कह सकते हैं कि डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल यहाँ पे इमर्ज हुए, यहाँ पे इंडियंस जो हैं वो यूनाइट हुए, ब्रिटिशर्स भी अवेयर हो गए कि भाई
इंडिया जो है वो उनके फुल कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक नेशनैलिटी की फीलिंग डेवलप हुई, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बहादुर शाह जफर वाज एक्नॉलेज्ड एज द एम्परर, जैसा कि मैंने आपको बताया। इवेंट ऑफ 1857 शोड दैट इंडियन पीपल एंड पॉलिटिक्स वर नॉट कम्युनल बिफोर 1857। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हो कि 1857 रिवोल्ट के पहले पहले तक हमें यह समझ में आ रहा है कि इंडिया की जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल भी कम्युनल नहीं थी। लेकिन अभी आप देखोगे कि किस तरीके से कई सारे लोग बताते हैं कि मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी हुई थी, और मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी फिर सैयद अहमद खान है वो बताते हैं कि मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी नहीं थी 1857 रिवोल्ट। और इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ये चीज देखते हैं एंड दे देन स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एम्परर, दैट इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम बात करें कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेशन में आफ्टर द रिवोल्ट। तो चेंजेस में हम देखेंगे तो सबसे पहले तो क्राउन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो गवर्नमेंट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का स्ट्रक्चर हुआ, मतलब कि उसको चेंजेस किए गए। फिर यहाँ पे बात हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1858 क्राउन एक्ट को पास किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग अब जो इंडिया है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आएगी? क्वीन के कंट्रोल में आएगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो इंडिया के ऊपर अथॉरिटी, वो एक सेक्रेटरी इसको क्या करेगा? देखेगा। समझ में आए कि नहीं? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड अ काउंसिल रिप्लेसिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको हटा दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन हुए। तो प्रोविंशियल लेवल पे बच्चों ये एडमिनिस्ट्रेशन हुए कि प्रोविंसेस जो है उनको कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ कमिश्नर, जो कि अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर जनरल। समझ में आए कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे 3 प्रोविंसेस थे उनको प्रेसिडेंसी में बदल गया, और 3 आपकी प्रेसिडेंसी इमर्ज हुई। कौन कौन सी? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लोकल बॉडीज की, भाई लोकल बॉडीज में क्या क्या हुआ। तो लोकल बॉडीज में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बनाया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर किया गया डायरेक्टली लोकल बॉडीज में। उसके बाद यहाँ पे लोकल टैक्सेस के थ्रू यहाँ पे इनको फाइनेंस मिला। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इंडियन के फेवर में भी हुई थी। यस और नो? उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई आर्मी में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो आर्मी में यहाँ पे इंडियन आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था आफ्टर 1858। उसके बाद यहाँ पे जो यूरोपियन आर्मी थी उसका डोमिनेंस हो गया था, इंडियन आर्मी के कई सारे लोगों को निकाल दिया गया था। उसके बाद प्रपोर्शन ऑफ यूरोपियन टू इंडियंस इन द आर्मी रेज्ड, बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि रिवोल्ट हुआ है, इंडियंस ने धोखा दिया है, इंडियंस ने रिवोल्ट कर दिया है, तो इसलिए आर्मी से निकाल दिया। समझ में आया कि नहीं? क्रूशियल ब्रांचेस ऑफ आर्टिलरी, टैंक एंड आर्म्ड कॉर्प्स एक्सक्लूसिवली इन यूरोपियन हैंड, मतलब कि जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे आर्टिलरी, टैंक्स, आर्मोर्ड, तो ये सारी की सारी चीजों को ब्रिटिशर्स ने रख लिया क्योंकि एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट थी। इंडियंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाई पोस्ट तो पहले भी नहीं देते थे, और अभी इनको और बहिष्कार कर दिया कि भाई रिवोल्ट कर दिया, अब तुमको नहीं मिलने वाली। वेजेस भी कम कर दी थी। उसके बाद यहाँ है नो इंडियन कुड राइज हायर देन रैंक ऑफ सूबेदार, सूबेदार से ऊपर जाकर इनका कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिली थी यहाँ पे किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर उसके बाद है कि भाई नेशनलिस्ट व्यू क्या है। व्यू की हम बात कर रहे हैं बच्चों कि आखिरकार 1857 रिवोल्ट को किस नजरिए से देखा जाता है। तो जब हम नेशनलिस्ट व्यू की बात करेंगे तो इसमें ए ओ ह्यूम, देन बाल गंगाधर तिलक, देन वीडी सावरकर, ऐसे लोग आते हैं। और ये इनका मानना है कि जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था दैट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें बहुसंख्यक में कई सारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। और क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी, रिवोल्ट को फॉट किया था, और क्योंकि कई सारे नदर्न इंडिया में कई सारे ऐसे बर्निंग स्पॉट्स थे, हॉट स्पॉट थे जहां पे रिवोल्ट एक्शन में आया, इसीलिए इनका यही मानना है नेशनलिस्ट व्यू में कि ये जो आपका रिवोल्ट था दैट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वहीं हम बात करते हैं
मार्क्सिस्ट व्यू की, कि आखिरकार इनका क्यों क्या व्यू है। तो इनका ये व्यू है कि इन्होंने बेसिकली इसको माना है कि ये सिर्फ दो अपोजिंग क्लास के बीच में स्ट्रगल था और कुछ भी नहीं था। ये क्या था? सिर्फ स्ट्रगल। जब हम व्यू की बात करते हैं बच्चों, तो आपका व्यू कुछ और हो सकता है, हमारा व्यू कुछ और हो सकता है, मेरा व्यू कुछ और हो सकता है, लेकिन हम हिस्ट्री लिख रहे हैं तो इसमें आपको अपना व्यू, मेरा व्यू, ये सब नहीं लिखना है। हिस्टोरियंस जो बता रहे हैं आपको वो लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ एक स्ट्रगल माना था कि ये दोनों सिर्फ क्या कर रहे हैं, दो अपोजिंग पार्टी के बीच में स्ट्रगल है और कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने इस रिवोल्ट को सिर्फ एज अ क्लास स्ट्रगल देखा, किसने? मार्क्सिस्ट व्यू ने। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जस्ट अ सेकेंड, ब्रिटिश व्यू कहते हैं ये तो सेपॉय म्यूटिनी था और कुछ भी नहीं था। वॉर तो कुछ था ही नहीं, इंडिपेंडेंस के लिए तो और भी नहीं था। तो ब्रिटिशर्स के बोलने से कुछ होता है क्या? ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि ये कुछ भी नहीं था, इन्होंने रिवोल्ट को एज अ फेलियर माना है, इनसिग्निफिकेंट माना है। ब्रिटिशर्स ने इनसिग्निफिकेंट मान लिया तो क्या हम पढ़ेंगे नहीं? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसिग्निफिकेंट बोलने से ये रिवोल्ट इनसिग्निफिकेंट नहीं हो गया है। इनका व्यू तो बिल्कुल ही एकदम गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि सिग्निफिकेंस भी है। और रही बात फेलियर की, तो हम इसको नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से फेलियर था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने एक फाउंडेशन लेड किया था नेशनलिज्म के लिए। यस और नो? So this was the view of the Britishers। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल व्यू में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके क्या व्यू थे, B.R. अम्बेडकर। तो इन्होंने कहा था कि एक तरीके से ये स्टार्टिंग है इंडिया के स्ट्रगल की, किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। सो दिस वाज द जस्ट स्टार्टिंग फॉर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो दिस वाज द व्यू ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड B.R. अम्बेडकर। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है आपके बेसिकली रीजनल व्यू की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है वी.डी. सावरकर ने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आउटरैम ने कहा था इट वाज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, देन ताराचंद ने कहा था इट वाज द वॉर ऑफ नेशंस इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार कहते हैं नॉर फर्स्ट नॉर वॉर नीदर वॉर एंड नॉर अ नेशनल एंड नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ये कुछ भी नहीं था। समझ में आ रही कि नहीं? देन एस.एन. सेन कहते हैं कि स्टार्टेड एज अ रिलीजियस फाइट और एंड हुआ था एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से ऐसे कई सारे व्यूज हैं बच्चों जो आपको देखने को मिलेंगे 1857 के रिवोल्ट में। अभी रिसेंटली एक नया व्यू भी आया है जिसमें हम बात करते हैं पैका रिबेलियन की बात करते हैं, जो कि उड़ीसा में हुआ था 1817 में। और उड़ीसा गवर्नमेंट ये प्रोक्लेम करती है कि पैका रिबेलियन को ही हम क्या मानेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानेंगे, क्योंकि कई सारी संख्या में लोगों ने पहली बार यहाँ से रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन अभी तक के केस में जो इसके लिए हमारा जो वर्डिक्ट आया है वो यही आया है कि अभी तक जो हमारा पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन।